वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, बेशुमार कॉलर्स लाइन पर इंतज़ार कर रहे हैं। हम कॉल्स का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां पर ब्रेक से जाने से पहले रोका था। देखते हैं लाइन पर कौन इंतज़ार कर रहा है। जी फरमाइए। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सवाल पूछने थे छोटे से। जी पूछें। तो ये है कि मेरी सिस्टर वर्किंग हॉलिडे मेकर वीजा पे है यहाँ पर, उसका कुछ चेंज हो सकता है क्या यहाँ पर? ठीक है। और दूसरा सवाल ये है, इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है। ऑक्यूपेशन ऑर्डर इशू हुआ था कोर्ट के थ्रू ना, रिगार्डिंग डिवोर्स मैटर। ठीक है। करना पड़ेगा क्या मुझे, और डिवोर्स भी डिक्लेयर करना पड़ेगा क्या, ये बता देना प्लीज। मुझे लॉन्ग रेसिडेंसी पे डेफिनेट अप्लाई करना है। तो मेरी वाइफ का यहाँ पर डिवोर्स मैंने वाइफ को दिया था यहाँ पर, थोड़ी स्पाउस थी मेरी, प्लीज बता दें। थैंक यू। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। जहां तक आपके पहले सवाल का कंसर्न है, तो बिल्कुल अगर आपकी सिस्टर यहाँ पे वर्किंग हॉलिडे मेकर स्कीम के अंदर आई थी तो नॉर्मली वो वीज़ा यहाँ से एक्सटेंड नहीं होता। मगर बहरहाल मेरा मशवरा है कि वो किसी अच्छे से वकील से जाके मिले, उनको अपने सरकमस्टांसेस बताएं, तो वकील फिर बेहतर बता देगा कि आइदर वो यहाँ से किसी कैटेगरी में अप्लाई करें या उनको अपने कंट्री वापस जाना पड़ेगा। और जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का कंसर्न है, तो बिल्कुल आप सेटलमेंट के लिए इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर तो आपने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दी है तो नॉर्मली आपको एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। जो डाइवोर्स होती है वो फैमिली मैटर होता है, तो उसको डिस्क्लोज करें या ना करें आपके इमिग्रेशन मैटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नाज़रीन, इसी तरह बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाए। वालेकुम सलाम। सर, मैं ब्रैडफोर्ड से बात कर रहा हूँ। ठीक है। मेरा वीजा एक्सपायर होया पिया सी, यानी कि मैं विजिटर आया था तो मेरा वीजा खत्म हो गया सी। ठीक है। मैं काम करता रहा था, उन्होंने मैनू इमिग्रेशन वाले पकड़िया। ठीक है। उन्होंने मैनू पकड़ के आया था, यानी पुलिस स्टेशन 24 घंटे रखने। उसके बाद मैनू ना अपने होटल भी छोड़िया थी, मैं घर टुर आया अपने। ठीक है। जितना रहता था। ठीक है। क्या मैं एक केस फार्म पर आया सी कि जेड़ा दूसरा सालन सीकर वास्ता होंगे, क्या मैं उस पर एक्शन लवा, कुछ डील करा तो मेरे वास्ते बेहतर है सी? तो क्या मैंने कौन वास्ते इजाजत ही नाल मिल सी? ठीक है। ठीक है, तो सदी काल दा शुक्रिया। जिस तरह आप तो ओवर स्टे थे और आपको इमिग्रेशन या पुलिस ने पकड़ा, तो बेहतर है आप किसी अच्छे से वकील से जाके मशवरा सलाह कर लें। तो अगर तो होम ऑफिस ने आपको साइनिंग पे लगाया है, रिपोर्ट पे लगाया है, तो बिल्कुल आपको जाना पड़ेगा। अगर आप जाएंगे नहीं तो आप एब्सकॉन्डर हो जाएंगे। तो मेरा ये मशवरा, किसी अच्छे से वकील से जाके मिल लें, तो वो देख के बताएंगे कि आइदर इस मैटर को आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं। नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाए। मुझे आपसे पूछना ये है कि मेरा बेटा जो है वो 7 साल का हो गया है और वो यहीं पे पैदा हुआ था। अभी रिसेंटली जो जुलाई में एक डिसीजन आया था, जो 7 साल के बेसिस पे किसी ने अप्लाई किया था और वो अपना केस हार गए थे। तो मुझे पूछना है कि अगर मैं अपने बेटे के लिए वो 7 साल के बेसिस पे अप्लाई करती हूँ तो उसके क्या चांसेस होंगे उस केस के रिजेक्ट होने के बाद? ठीक है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल इस साल ही कोर्ट ऑफ अपील से एक रिमार्केबल डिसीजन आया था। उसमें जजेस ने ये कंक्लूड किया था, अगर तो कोई यहाँ पे बच्चा 7 इयर्स कंप्लीट कर लेता है तो उसकी फैमिली को सेटलमेंट के बजाय 3 साल का वीज़ा, 3 साल की लीव मिल सकती है। तो बेहतर है आप किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें, उनको अपने सर्कमस्टांसेस बताएं कि आप किस साल में आए थे, किस तरह आए थे। तो वकील बताएगा कि आइदर आप उस केस की बेसिस पे होम ऑफिस में अप्लाई कर सकती हैं कि नहीं कर सकती। नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा सेक्शन 8 का मेरा केस है, लेकिन मेरी बेटी को स्कूल वाले जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री ले जाना चाहते हैं। तो क्या वो, अगर हम दोनों के आफ्टर 4 इयर्स के बाद इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पे मेरी बेटी के केस पे कोई असर तो नहीं? क्योंकि वो लाजमी बात है, जाएगी तो उसका वीजा तो स्टैम्प होगा। ठीक है। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आपकी बेटी के पास यहाँ पे वैलिड वीजा है तो बिल्कुल वो वीजा लेके जा सकती है। नेशनलिटी के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मुझे ये आपसे क्वेश्चन करना है कि यहाँ पे मेरा रेफ्यूजी स्टेटस है। ठीक है।
اور ہلو آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. ہاں جی. تو یہاں پہ میرا بیٹا اسٹوڈنٹ ویزے پہ یہاں پہ آیا ہے. اس نے یہاں پہ آ کر یہاں پر اس کو جان کا خطرہ تھا پاکستان میں, تو وہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ ادھر آیا اور اس نے اسائلم کلیم کیا. ابھی میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس کا فرسٹ انٹرویو جو ہوتا ہے, اسکریننگ انٹرویو اس کا ہونا ہے, اور یہ مجھے پوچھنا ہے کہ کیا وہ پاسپورٹ لے کر, جب انہوں نے ڈاکومنٹس کوئی آئی ڈی مانگی ہے تو جب وہ پاسپورٹ لے کے جائے گا تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ وہ پاسپورٹ رکھ لیں گے یا دیکھ کے وہ واپس کر دیں گے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اگر تو آپ کے بیٹے کا اسکریننگ انٹرویو ہے تو وہاں پہ وہ اپنا پاسپورٹ لے کے جائیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے, زیادہ تر کیسز میں ہوم آفس پاسپورٹ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اور ان کا کیس کنسیڈر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر تو کیس سکسیسفل ہو تو پاسپورٹ ان کو واپس مل جاتا ہے, اگر تو کیس سکسیسفل نہ ہو تو ہوم آفس پھر ان کا پاسپورٹ ریٹین کر لیتے ہیں. ناظرین, بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی فرمائیں. جی فرمائیے. جی فرمائیں. Hello. Yes. Hi. I'm trying to call my wife over from India. I'm a UK citizen and I'm 21 and she's 18 years of age. And I just wanted to ask that because we've spoken with some solicitors and they said that she won't be able to come until she's 21. Yes. And I wanted to ask, is it possible that she would be able to come if we apply? What are the chances of it being accepted, or even if it goes into appeal, what are the chances of it being accepted? Thank you. And yes. Also, what can we do to strengthen the case because she is under 21? So can we do anything? Do we need a consent letter or anything like that? Do we need to do anything differently? Okay, thank you for your call. Of course, normal general law is that you can only able to call your wife on a spouse visa when she will turn 21. Of course, if she can apply before, and there are chances that the Home Office will refuse her matter, and then you can take the matter to the court and fight for her human rights, your human rights as well. That of course you both are married, and of course you both intends to start your family life in the United Kingdom. So of course you can proceed it to the court, and then the immigration judge will consider all these circumstances and then make a decision on her appeal. ناظرین, ہم بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, مجھے آپ سے ایک کوشچن پوچھنا تھا. میں اسٹوڈنٹ وزٹ ہوں یہاں پہ 2008 سے. ٹھیک ہے. تو ابھی میرا بھی اسٹوڈنٹ ویزا ہی ایکسٹینشن کے لیے گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو نا ابھی میرا لا وہ ہوا تھا, جوڈیشل ریویو ہوا تھا, تو اس میں جج نے اپیل اوکے کر دی تھی. ٹھیک ہے. آلموسٹ 8 ویک ہونے والے ہیں, تو وہ تو ویزا آ جائے گا میرا. ٹھیک ہے. لیکن میری شادی 2010 سپٹمبر میں ہوئی ہے, 1 سال سے زیادہ ہوئی ہے میری شادی کو. ٹھیک ہے. یورپین سے. ٹھیک ہے. لیکن اب یہ کہ اگر فار ایگزامپل میں 3 سال میں کمپلیٹ کرتا شادی کو اپنے. ٹھیک ہے. 3 سال کے بعد یہ ایک رول ہے کہ وہ جو یورپین کے ٹیوٹری رائٹس میں شو کرنے پڑیں گے ایکسٹینشن کے لیے, حالانکہ وہ میرے ساتھ نہیں رہ رہی. ٹھیک ہے. پرابلم یہ کہ میرے ساتھ نہیں رہ رہی. اگر 3 سال بعد یا 3 سال تک وہ ڈیورس نہیں لیتی یا میں اس کو ڈیورس نہیں دیتا, ٹھیک ہے, میں اس کو اگر 3 سال بعد ڈیورس دوں, ٹھیک ہے, لیکن ڈیورس دیکھ کے میں اگر اس کو شو کراؤں کہ وہ کام کر رہی تھی پچھلے 3 سال میں لیکن ہم اکٹھے نہیں رہ رہے تھے, ٹھیک ہے, تو کیا مجھے ویزا مل سکتا ہے اس کا سپوز؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, اگر تو آپ یہ اسٹیبلش کریں کہ 3 ایئرز تک, 3 سال تک آپ کی میرج سبسائڈنگ رہی ہے, اس کے بعد آپ دونوں کی ڈائیورس ہو گئی ہے, اور آپ ہوم آفس کو ایویڈنس پرووائڈ کریں کہ تھرو آؤٹ دا لاسٹ 3 ایئرز وہ یہاں پہ کام کرتے رہی ہیں اور وہ اپنے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرتی رہی ہیں, تو بالکل اس کیسز میں, ان سرکمسٹانسز میں آپ کو ویزا مل سکتا ہے. ناظرین, بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو. جی فرمائیں. جی میں یہ پوچھنا تھا کہ نیچرلائزیشن کے لیے اگر جوائنٹ اپلیکیشن دینا چاہیں تو اس کی کتنی فیس ہوگی؟ اگر میں, میرے فادر اور میرا برادر اگر دینا چاہے اس کی کتنی فیس ہوگی؟ ٹھیک ہے. ایک کوشچن یہ ہے کہ اگر وائف کے تھرو اگر آپ کی نیشنلٹی ہوتی ہے تو آپ کتنے عرصے بعد نیچرلائزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آفٹر انڈیفینٹ؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل,
अगर तो आप अप्लाई करते हैं नेशनलिटी के लिए तो होम ऑफिस की नॉर्मल फी है 836 पाउंड्स। अगर आप आपके फादर और भाई अप्लाई करते हैं तो यही फी हर केस पे अप्लाई होगी। अगर तो आप अपनी वाइफ के साथ अप्लाई करेंगे, कपल अप्लाई करेगा, फिर फी में रिडक्शन है, फिर टोटल फी 980 पाउंड्स है। मगर अगर आप अपने भाई और फादर के लिए के साथ अप्लाई करते हैं तो यही फी सब पे अप्लाई होगी, वो जो 836। और जहां तक आपके दूसरे सवाल का कंसर्न है, अगर आपको इनडेफिनेट सेटलमेंट शादी की बेसिस पे मिला है तो आप 3 साल के बाद फ्रॉम द डेट जिस दिन आपको स्पाउस वीजा मिला था और आप यूके के अंदर रहते हैं, वहां से 3 साल के बाद आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नाज़रीन, बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। Just wanted to ask whether the law has changed for a person has to be 21 years old to apply for a partner to come over, or is it still going on yet? Okay, thank you for your call. Of course, there was a hearing in the Supreme Court this month, and of course, Supreme Court is expected to, of course, make a decision in next 4 to 8 weeks. So, of course, as Supreme Court makes a decision, depending on their decision, and then Home Office will make a revised policy, and then the law of 21 age will turn down depending on the decision. But at the moment, of course, both husband and wife needs to be 21 to eligible for a spouse वीजा। नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो जी, मैंने नेशनलिटी के बारे में पूछना था। पूछें। हेलो जी, पूछ सकते हैं आप। हेलो जी, पूछें। मैंने पहले जो लास्ट 6 ईयर मेरे लाइसेंस पे पॉइंट लगे थे 2005 में। ठीक है। क्या मैं अब नेशनलिटी अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल 2005 को अभी 6 साल हो गए, तो बिल्कुल आप अपनी नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो जो पॉइंट्स लगे थे अभी आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। नाज़रीन, इसी तरह हम बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। आप मुझसे सवाल पूछ सकती है, मैं टीवी पे। हाँ जी, मेरा पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं किसी फ्रेंड की इधर मैंने साइलम किया हुआ है बच्चों के साथ, तो मैं इधर किसी की प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, तो क्या मैं ये होम ऑफिस को अगर मैं बताती हूँ तो क्या ये मेरे केस के ऊपर कोई फर्क पड़ता है? और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मैं उनको बताती हूँ तो क्या वो मेरे से जो मेरा फ्रेंड है क्या उसको मतलब बुलाएंगे या उसके मतलब जो DNA टेस्ट होते हैं वो करेंगे मेरे बच्चों के साथ या उसके साथ? ठीक है, ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आपका असाइलम क्लेम अभी पेंडिंग है तो बिल्कुल अगर आपके सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, होम ऑफिस को अपडेट कर सकते हैं। होम ऑफिस जो आपकी सर्कमस्टांस चेंज हो गए उनका नोट बना लेंगे और वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होंगे, वो आपके जो पार्टनर है उनसे ज़्यादा डिटेल्स नहीं मांगेंगे, ना ही DNA की ज़रूरत या ना ही DNA के टेस्ट की रिपोर्ट मांगेंगे। नाज़रीन, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। जी फरमाए। जी फरमाइए। हेलो। यस। हेलो। जी फरमाए। जैसा मैं अपने फ्रेंड की तरफ से पूछना चाहता हूँ ना, उसका आप अपनी टीवी की वॉल्यूम बंद कर दें। फ्रेंड बोल रहा हूँ, तो उसका ना 2 साल पहले आया था, 3 साल, तो उसकी मैरिज हो गई थी, लेकिन अभी उसका डिवोर्स भी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो क्या वो वीजा के लिए अप्लाई कर सकता है? ठीक है, ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। डिपेंड करता है आपके फ्रेंड के सर्कमस्टांसेस के ऊपर कि वो किस वीजे के ऊपर रहते हैं, उनको किसने स्पॉन्सर किया, उनकी शादी किसके साथ या अगर वो ब्रिटिश नेशनल हैं या यूरोपियन नेशनल हैं या कोई जिनको यहाँ पे सेटलमेंट है, तो आपके फ्रेंड के लिए बेहतर है कि वो किसी अच्छे से वकील से जाके मशवरा कर ले। नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो। जी फरमाए। हेलो। जी
नाज़रीन ये कॉल ड्रॉप हो रही है, हम अगली कॉल लेते हैं, देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाए। हेलो सर, जो मेरा सवाल ये है कि जो मेरे ग्रैंडफादर, मैं स्टडी वीजे पे आया हूँ, स्टूडेंट हूँ सर। ठीक है। तो सर जो मेरे ग्रैंडफादर थे सर, वो ब्रिटिश आर्मी में 1947 के पहले जो थे वो उन्होंने 10 साल सर्विस जो है ब्रिटिश आर्मी में की थी सर। ठीक है। तो सर मुझे उस जो वो डॉक्यूमेंट है उनके थ्रू मुझे कुछ इमिग्रेशन की तरफ से हेल्प को मिल सकती है या अगर मैं अप्लाई करूं? ठीक है, ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो आपके ग्रैंडफादर ने सर्विस की है वो अभी आपको बेनिफिट नहीं देगी। अगर तो आपकी एंसेस्ट्री जिस तरह ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई यहाँ पे बार्न होता, कोई ब्रिटिश होता, तो वो बिल्कुल आपको अभी हेल्प मिल सकती। इफेक्ट आपके इमिग्रेशन स्टेटस पे हो सकता था, मगर आर्मी में सर्विस करने से आपको अभी कोई इफेक्ट या अभी कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नाज़रीन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाए। जी फरमाए। हाँ, मैं नवंबर 2006 में यहाँ आया था वर्क परमिट पे। ठीक है। फिर 2 साल के बाद टीयर 1 जनरल पे मूव किया। ठीक है। और अभी 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं नवंबर फर्स्ट वीक में। ठीक है। और जो मेरा टीयर 1 है वो अक्टूबर 3rd वीक में खत्म हो रहा है। ठीक है। तो यानी पूरे 5 साल खत्म नहीं हो रहे, तो मैं ILR के लिए अप्लाई कर सकता हूँ क्या? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, आपका जो गैप आ रहा है वो 3 मंथ से कम है, तो बिल्कुल आप ILR इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब तक होम ऑफिस आपकी ILR सेटलमेंट की एप्लीकेशन पे डिसीजन करेगा तब तक आपके लीगली 5 इयर्स कंप्लीट हो गए होंगे। नाज़रीन बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो जी। जी फरमाए। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। सर मुझे क्वेश्चन पूछा था क्या बेसिकली मेरे 2 पार्ट है, मैं पहले भी कॉल किया था, मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ इसलिए दोबारा कॉल किया आपको। ठीक है। एक तो ये था कि मैंने बताया था मैंने यूरोपियन से शादी की है, मुझे 1 साल हो गया है। ठीक है। तो लेकिन ये कि मेरे मुझसे लाइक हमारी कोई सेपरेशन कह लें, कुछ इस तरह के लिए मेरे साथ नहीं रह रही। ठीक है। ये हो रह रही है, मैं अपने घर में रह रही, लेकिन हमारी शादी डिवोर्स नहीं हो रही। ठीक है। अगर 3 साल तक इस तरह मैं सस्टेन करता हूँ, ठीक है, वो कहीं और रहती है, मैं कहीं और रहता हूँ, ठीक है, और 3 साल बाद अगर मैं लाइक होम ऑफिस या अपने लॉयर के थ्रू मैं डिवोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है, और डिवोर्स हो जाती है, वो सिचुएशन है अगर वो मुझे अपने ट्रीटी राइट्स की कोई प्रूफ ना दे तो ना देना चाहिए, मैं नहीं दे रही, ठीक है, क्या मैं कि ह्यूमन राइट्स पे या किसी और तरह से मैं वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि? और सेकेंडली एक ये कि अगर वो अपने राइट्स यानी अपनी स्लिप्स वगैरह देती है, मैं शो कर देती है मैं 3 साल काम किया है आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, तो ये कि लेकिन साथ नहीं हम रह रहे, तो लेकिन ये कि मुझे वीजा मिल सकता है उसमें से। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर तो वो आपको एविडेंस दे देती हैं कि उन्होंने यहाँ पे अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज किए हैं, तो बिल्कुल फिर आप अपना केस भेज सकते हैं, आपको चांसेस होंगे स्टे मिलने के। अगर तो वो आपको किसी किस्म का एविडेंस नहीं भेज सकें तो बिल्कुल आपके पास ऑप्शन होगी ह्यूमन राइट की बेसिस पे अप्लाई करें। बेहतर है आप किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें, उनको अपने टोटल सर्कमस्टांसेस बताएं, तो फिर वो एग्जैक्टली आपको बताएंगे कि अभी आपको क्या करना चाहिए, इधर आपको वेट करना चाहिए या किसी और बेसिस पे अप्लाई कर दें। नाज़रीन बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब जी फरमाए। मैं आपसे पूछना था, मेरी वालदा साहब पाकिस्तान से आई है, ठीक है, और वो विजिट पे आई है, उनकी उम्र तकरीबन 75 ईयर है, ठीक है, और उनका वहाँ पे कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, तो यहाँ पे उनके लिए परमानेंट मैं अप्लाई कर सकता हूँ? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर आपकी जो मदर हैं वो आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं तो बिल्कुल यहाँ से वो विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एंट्री अप्लाई सेटलमेंट के लिए कर सकती हैं। आपके लिए बेहतर यह कि आप किसी अच्छे से वकील से जाकर मशवरा कर लें, वो फिर आपको बताएगा कि इधर अभी आपकी मदर के लिए बेहतर है केस भेजना या कुछ अर्सा और वेट करें। नाज़रीन बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर मैंने 2 क्वेश्चन करने हैं। जी पूछें। सर जी मैंने 2 क्वेश्चन करने हैं।
जी पूछें। जी एक मेरा दोस्त है, उसने 10 साल हो गए हैं उसे इस मुल्क में, तो उसने अप्लाई किया था वुमेन्स राइट के लिए। ठीक है। तो अभी ये है कि उसको पहले उन्होंने कहा था कि आप पासपोर्ट और तस्वीरें वगैरह भेजिए, उसने भेज दी थी। ठीक है। तो अभी उसको फिर रिफ्यूज करके फिर उसे हाई कोर्ट में कर दिया है कि अभी उसके चांसेस हैं कि नहीं है। ठीक है। तो एक ये सवाल था और दूसरा ये था कि मैं आया था पहले 2 साल पहले शादी करके। ठीक है। और फिर चला गया था और फिर मैंने एंगेजमेंट वीजे पे अभी आया हूँ फिर। ठीक है। तो अभी वो भी खत्म हो गया है। अभी क्या कुछ चांसेस हैं अगर फिर मैं अप्लाई करूँ तो? ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, जहां तक आपके पहले सवाल का कंसर्न है, 10 इयर्स का रूल तब होम ऑफिस इंडेफिनिट ग्रांट करता है अगर तो बंदा लीगली यहाँ पे रहे, लीगली उसकी 10 इयर्स की रेजिडेंसी हो। जिस तरह आपके जो फ्रेंड है वो ओवर स्टे या इलीगल थे, तो ज़ाहिर वो इंडेफिनिट के लिए इस बेसिस पे अप्लाई नहीं कर सकते थे। बहरहाल अगर तो ह्यूमन राइट की बेसिस पे केस भेजा था, रिफ्यूज हो गया और मैटर हाई कोर्ट में है, तो मेरा यही मशवरा अभी हाई कोर्ट के डिसीजन का वेट करें। और जहां तक आपके सवाल का कंसर्न है, तो बिल्कुल आप फियांसे वीजे पे आए थे और अभी आपका जो रिलेशनशिप है सबसाइडिंग नहीं रहा, तो जिसकी वजह से आप शादी रजिस्टर नहीं करा सकते होंगे, तो बेहतर आप किसी अच्छे से वकील से जाके मिलें, उनको अपने सर्कमस्टांसेस बताएं, तो वकील फिर आपको एडवाइस करेगा कि इधर अभी आप कोई एप्लीकेशन कर सकते हैं होम ऑफिस पे कि नहीं। नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं लाइन पर कौन है। जी फरमाइए। जी फरमाएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने ये पूछना था, यहाँ पे मेरा स्टेटस कोई नहीं था पहले ना, अभी मैंने शादी की है लास्ट 2 मंथ पहले ना, रजिस्टर हुआ हूँ। लड़की ब्रिटिश है मेरी वाइफ। ठीक है। और नेक्स्ट मंथ मेरा बेबी कम आ रहा है। ठीक है जी। तो इसके लिए मैं केस करना चाह रहा हूँ, तो क्या सिस्टम होना चाहिए? मसलन कि मैं केस होम ऑफिस अप्लाई करूँ? ठीक है। अभी वेट करूँ? बेबी नेक्स्ट मंथ आ रहा है 15। ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, मेरा आपको यही मशवरा है, आप बेबी का वेट करें। जब आपका बच्चा बॉर्न हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली ब्रिटिश होगा, तो फिर आप शादी की बेसिस के ऊपर और अपनी बेबी की बेसिस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी अच्छे से वकील से जाके मशवरा कर लें, तो वो फिर आपको बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो वो आप अरेंज करें और नेक्स्ट मंथ जब आपका बेबी बॉर्न हो जाए, उसके फौरन बाद आप होम ऑफिस में एप्लीकेशन कर दें। नाजरीन, आज का शो यहीं तक था। आपके सामने जितनी ज्यादा कॉल्स दे सकता था ली, फिर भी अगर किसी की कॉल नहीं मिल सकी हो, तो बिल्कुल अगले हफ्ते अगले सैटरडे 4 बजे फिर यहीं पर हूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। रब रखा।